हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज से हम लोग करेंगे यूपी पीसीएस आरओ के लिए पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जीएस वर्ल्ड को लगाया है। जीएस वर्ल्ड के हम लोगों ने 10 टेस्ट किए हैं, है ना। सारे टेस्ट प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, जिन्होंने नहीं देखे हों वो देख लें। क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, आप लोगों ने देखा होगा नोटिफाई किया जा रहा है कमीशन के द्वारा, तो कुछ दिनों में हो सकता है वैकेंसीज रिलीज़ हों। तो थोड़ा अपनी पढ़ाई को मैक्सिमाइज करें। ठीक है, ये टेस्ट नंबर 1 है, इस टेस्ट को करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए टेस्ट नंबर 1 और ये पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए, नहरान जो साइट है ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। खैरा डी ये भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। और सोहगुरा भी ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। जबकि नवदा टोली जो साइट है ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है ये पूछा गया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इन सभी को याद रखें क्योंकि मैचिंग एचिंग में काम आएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ? ये सभी क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर है न्यूलिथिक पीरियड। ठीक है, नवपाषाण काल इसका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन ये भी पढ़ते हैं हम लोग, लावरा देव जो उत्तर प्रदेश की एक साइट थी, इसमें इसमें सबसे पुराने प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये आपको बताना है कमेंट करके, ये साक्ष्य राइस के हैं या फिर वीट के हैं या फिर गेहूं के हैं। ठीक है, ये कमेंट करके बताइएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे उत्खननकर्ता का नाम बता दीजिए। हड़प्पा की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने नहीं की थी। यहाँ पे जो उत्खनन करता थे वो थे दयाराम साहिनी। ठीक है, दयाराम साहिनी। चन हुदड़ो ये मैके करेक्ट है। रोपण यज्ञदत्त शर्मा ये भी सही मैच है। और लोथल ये राखलदास बनर्जी। ये RS बेस्ट नहीं है, यहाँ पर राखलदास होना चाहिए, राखलदास बनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आपको सुमेलित दिख रहे हैं? 2 और 3। ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछा तो 1 और 4 हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये भी ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इन दोनों के भी उत्खननकर्ता के नाम जाने रहिए। RS बिष्ट के द्वारा खोज की गई थी धौलावीरा साइट की, और SR राव ये जो थे इन्होंने खोज की थी लोथल की। ठीक है, तो यहाँ पे डी सही है। चौथा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल? ये पूरा टेस्ट हिस्ट्री का है। ठीक है, आपको 140 क्वेश्चंस जो आते हैं यूपीपी से आरओ में 140 आता है ना, ये सब तो जान रहे होंगे। 60 क्वेश्चन हिंदी के रहते हैं, तो ये 140 इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे टेस्ट नंबर 1 में। देखिए क्वेश्चन, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राग हड़प्पा, हड़प्पा कालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है? यानी हड़प्पा से पहले और हड़प्पा के बाद ऐसी कौन सी साइट है जो तीनों पीरियड्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। मांडा कहाँ पे है साइट? मांडा ये जम्मू कश्मीर में है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, कौन सा सही सुमेलित है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मांडा जो अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर में ये साइट थी, ये किस नदी रिवर बैंक पर है? ये सिंधु पर नहीं है, ये चिनाब पर है। ठीक है, सुतका गेंडोर ये दास्क पे है, ये करेक्ट है। आलमगीरपुर जो साइट है ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है, और यमुना नदी के पास में नहीं है, ये हिंडन नदी के पास में। ठीक है, हिंडन। और दैमाबाद ये भी गलत है। गोदावरी यहाँ पे गलत है। प्रवरा रिवर है, प्रवरा। तो यहाँ पे सही सुमेलित पूछा था, सही ऑप्शन सी है। ठीक है, ये बाकी भी याद रखें। दैमाबाद, प्रवरा रिवर, आलमगीरपुर, हिंडन और मांडा चिनाब। चलिए छठवां प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल सारतुलई, सारतुलई वर्तमान में किस देश में स्थित है? सारतुलई बिलोंग करता है अफगानिस्तान से। हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो जान ही रहे हैं। यहाँ की जो साइट्स हैं ये एक्सटेंडेड थी। इंडिया में तो थी ही, पाकिस्तान में और इवन अफगानिस्तान तक ये एक्सटेंडेड थी। तो तीनों देशों में यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित साइट्स मिलती हैं। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पशु का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं पाया गया? इन सभी क्वेश्चंस को तो मैंने आपको इमेजेस से पढ़ाया है ना, पुरानी टेस्ट सीरीज जो हम लोग किए हैं ARO की, वहाँ पे हर क्वेश्चन में मैंने कोशिश की आप लोगों से कि यहाँ पे चित्र को यानी फिगर को यहाँ पे साथ में इंसर्ट करें, ताकि आप लोगों को रिकॉल जल्दी हो जाए और याद होने में समस्या ना हो। बट अब उतना टाइम नहीं है, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी करेंगे।
फिर भी अगर समय मिला तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा इमेज को। यहाँ पे जो मोर थी इस पर आपको बैल भी दिख जाएगा, हिरन भी दिख जाएगा, गेंडा भी दिख जाएगा, लेकिन घोड़ा आपको किसी भी मोहर पर नहीं दिखेगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न कीजिए। 8वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहली बात लिखिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ये बात तो सही है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक प्रकृति का था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। सी ऑप्शन में लिखा है, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको क्लियर याद आ रहा होगा कि हड़प्पा सभ्यता में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के यहाँ पे रिचुअल्स थे, धार्मिक रीति रिवाज थे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है। यहाँ पे जो समानता लिखा है, ये समानता वाली कोई बात नहीं थी। सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। डी ऑप्शन में लिखा है, हड़प्पा वासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ठीक है, ये बात ठीक है। 9वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में बताइए, एक प्रचलित मत कौन सा था। इसके रीजन, डिस्ट्रॉय के रीजन्स तो हम लोग बहुत पढ़ते हैं ना, 7-8 रीजन्स पढ़ते हैं, बट यहाँ पे मोस्ट प्रिवेलेंट यहाँ पे पूछ रहा है मत, तो यहाँ पे किसी एक रीज़न को मोस्ट प्रिवेलेंट बोला ही नहीं जा सकता है ना, क्योंकि जिसने जो भी मत बताया है उसके पीछे उन्होंने रीजन्स भी बताए हैं। तो यहाँ पे 7-8 रीजन्स में आपको जो भी आपने पढ़ रखे हैं वो सभी आंसर हो जाएगा। पहला लिखा है, बाढ़ और भूकंप जैसी नेचुरल डिजास्टर है जो थी। ठीक है, ये बात भी पढ़ी है। नदी मार्ग में परिवर्तन वाली बात पढ़ते हैं, आर्यों का आक्रमण भी पढ़ते हैं, सभी हो जाएगा यहाँ पे। 10वां प्रश्न है, प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं है। इन नदियों को हम लोग 7 सिस्टर रिवर्स के नाम से जानते हैं, है ना। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती। इनके एंशियंट नाम भी पूछा जाता है ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे। झेलम को क्या बोला जाता है, पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है झेलम का, बेतस्ता है। चिनाव का अस्कनी है, और रावी का प्राचीन नाम है परोसणी, और ब्यास का तो हम लोग आसान है इसका, क्योंकि बी से ही नाम है, बेपासा। ठीक है, बेपासा। और सतलज ये सतोत्तरी है। ठीक है, तो ये 7 रिवर्स यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कौन सा शामिल नहीं है। बेतस्ता है, अस्कनी है, सरस्वती है, गोमल नहीं है। सी ऑप्शन ठीक है। 11वां देखिए, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद के अगर ब्राह्मण ग्रंथ पूछा जाए तो ऐत्रेय और कौशिक की हम लोग पढ़ते हैं, है ना, कई बार आपने देखा होगा इसको क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चंस में। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनीय और ताड्य। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसका नाम है गौपथ, और यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैत्तिरीय। ठीक है, तो यही पूछा था, शतपथ के बारे में पूछा गया था, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा गया। कृषि का देवता यानी इस काल में कृषि का अच्छा खासा प्रचलन हो गया होगा, तो ये ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड जो था इसमें कृषि मुख्य व्यवसाय हो ही गया था, और इस पीरियड में जो कृषि के देवता हुआ करते थे उनका नाम था इंद्र। ठीक है, इंद्र, वर्षा का देवता भी इनको बोला जाता था, वर्षा का देवता, इसलिए कृषि का देवता है, क्योंकि बारिश होगी तभी कृषि ठीक होगी। बी ऑप्शन ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 13वां क्वेश्चन, जैन तीर्थंकर हैं और प्रतीक चिन्ह। तीर्थंकर का मतलब बताएंगे, हम लोगों ने सीखा था, जल्दी से बताइए। चलिए मैं बता दे रहा हूँ। तीर्थंकर का मतलब होता है ग्रेट टीचर। ठीक है, यहाँ पे मैं इमेज कोशिश करूँगा इंसर्ट कर दूँ ताकि आपको सभी तीर्थंकरों की ये जो प्रतीक चिन्ह था ये आपको दिख जाए। नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था अश्व नहीं था, शंख था। ठीक है, अजीतनाथ कलश गलत है, ये हाथी था। पारसुनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प था। सी ऑप्शन सही है। मल्लीनाथ यहाँ पे कलश होना चाहिए। ठीक है, कलश। और जो यहाँ पे सिंह लिखा हुआ है, सिंह प्रतीक चिन्ह किसका था, महावीर स्वामी जी का। ठीक है, महावीर स्वामी। तो यहाँ पे सुमिलित बता दीजिए, सुमिलित सी है। ठीक है, पॉज करना वीडियो को, और यहाँ पे ये जो नाम लिखे हैं इन सबको याद करना। 14 दिखे, बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सही है। बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध दर्शन के बारे में हम लोग 2 चीज़ें पढ़ते हैं, है ना, आत्मा और पुनर्जन्म। आत्मा और पुनर्जन्म आपको ध्यान रखना है, आत्मा पे बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, बौद्ध दर्शन
आत्मा को स्वीकार नहीं किया उन्होंने, जबकि पुनर्जन्म में ये बिलीव करते थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते थे, ये बात गलत है। बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते थे, ये भी गलत है, उल्टा लिख दिया उन्होंने। दोनों बातें यहाँ पे गलत हो जाएंगी, तो डी ऑप्शन सही है। 15 है। 15 में क्या पूछा है, देखिए 15 में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताइए। ये तो 16 महाजनपद में से आपको 4 ऑप्शन से यहाँ पे दिए हुए हैं। बताइए कैपिटल बताइए जल्दी से। चेदी ये जो महाजनपद हुआ करता था, इसकी कैपिटल सोत्थीपति, ये ठीक है। असमक्की, पोटिल, कम्बोज की हाटक, ये भी सही है। राजगृह कहाँ की कैपिटल हुआ करती थी, ये तो मगध महाजनपद जो था इसकी थी ना, ये मगध होगा करेक्ट आंसर, अंग नहीं है। अंग की कैपिटल हुआ करती थी चंपा, ठीक। सम्मिलित नहीं कौन सा है, डी ऑप्शन। और इनमें से सबसे साउथ में सिचुएटेड कौन था, असमत था ना, ठीक। 16 देखिए, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया। इजी क्वेश्चन है, उदयन हो गया। ये हर्यंक वंश का शासक हुआ करता था, इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था और शिफ्ट किया था राजगृह से, ठीक है। राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्टिंग की गई थी हर्यंक वंश के उदयन के द्वारा। 17 निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता था। नालंदा प्रमुख केंद्र था, तक्षशिला भी ये प्रमुख केंद्र था, उज्जैन भी था, वाराणसी नहीं था, ठीक है। वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 देखिए, भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ पे मिलता है। ये भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य जो था, ये नानाघाट इंस्क्रिप्शन से मिला था, ठीक है। बी ऑप्शन सही है, नानाघाट ये महाराष्ट्र में, ये इंस्क्रिप्शन महाराष्ट्र में। 19वां, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में कौन सा सर्व प्रमुख बंदरगाह था। गुप्त काल में पश्चिमी तट के जो बंदरगाह थे उनमें से चोल पोर्ट भी था, कल्याण पोर्ट भी था, यहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिए, भड़ोच, चोल, कल्याण और कैम्बे पोर्ट। तो यहाँ पे सारे ही पोर्ट बिलोंग करते हैं गुप्त काल से, लेकिन यहाँ पे सर्व प्रमुख मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट पूछा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट हुआ करता था भड़ोच पोर्ट, ठीक है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसको भृगु कच्छ पोर्ट के नाम से भी जाना जाता था, डी ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। 20वां देखिए, भारत में हूण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी। ये हूण थे कौन, ये मिडिल ईस्ट से आए थे, मध्य एशिया से, और यहाँ पे भारत में किसका शासन था उस समय पे, स्कंदगुप्त का। और इसका नेतृत्व कर रहा था, हूणों का नेतृत्व करने वाला जो इंसान था उसका नाम था खुसनबाज। तो पहली बार में उतनी सफलता नहीं मिली, तो हूणों ने फिर दोबारा आक्रमण किया। दोबारा जो नेतृत्व कर रहा था हूणों का, उसका नाम था तोरमाड़, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। 21वां, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को क्या कहा गया। समुद्रगुप्त के बारे में बोला जाता है कि इसने साउथ इंडिया के जितने भी राज्य जीते थे उसने सारे वापस कर दिए थे, और इसी विजय को धर्म विजय के नाम से जानते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। 22वां, किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जेंद्रमीज नाम से पुकारा। नंद वंश का एक शासक हुआ करता था घनानंद, ठीक है। ये सिकंदर का कंटेम्प्रेरी भी था, सिकंदर का समकालीन था, और इसी को घनानंद को अग्रमीज और जेंद्रमीज के नाम से जानते थे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 देखिए, गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा है। गुप्तचर प्रणाली आपको दिखेगी अर्थशास्त्र में। यहाँ पे ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है, महामात्र सर्प, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि है क्या। महामात्र सर्प इसी को बोला जाता था, इस डिपार्टमेंट का नाम था, गुप्तचर जो डिपार्टमेंट था, विभाग था, इसी को बोला जाता था महामात्र सर्प, ठीक है। चलिए 24 देखिए, इस तरफ होगा। 24 में है, किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। देखिए, हिंदू देवी देवताओं को आप कुषाणों के द्वारा जो सिक्के चलाए गए उन पर भी आप देखेंगे, और हुबिस्कों के द्वारा जो सिक्के चलाए गए इन पर भी देखेंगे। और कुषाणों के बारे में तो हम लोग जानते भी हैं कि सर्वप्रथम शुद्ध सोने के जो सिक्के थे इन्हीं ने चलाए थे कुषाणों ने। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कुषाणों के जो सिक्के थे इस पर हिंदू देवी देवताओं को अंकित तो किया गया, लेकिन इससे ज़्यादा, कुषाणों से ज़्यादा हुबिस्कों के द्वारा जो सिक्के चलाए गए इन पर यहाँ पे अंकन ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 निम्नलिखित में से मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी। इसके रचनाकार थे वत्स भट्टी, ठीक
ठीक है। ये दरबारी कवि हुआ करते थे कुमारगुप्त प्रथम के, कुमारगुप्त प्रथम। एक इम्पोर्टेंट रचना हुआ करती थी मालविका अग्निमित्रम, इसके रचनाकार थे कालिदास, ठीक है। और मंदसौर प्रशस्ति के अलावा हम लोग प्रयाग प्रशस्ति भी पढ़ते हैं, इनके रचनाकार थे हरिसेन, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब काफ़ी बारिश होने लगी है यार बाहर, 2:44 हो रहा है रात का, तो हो सकता है यार ये साउंड आ रहा हो बैकग्राउंड में बारिश का, ठीक है। इतना कीजिए, फिर करते हैं, कल करते हैं। थैंक यू।